अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का टेस्ट पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट है और इस साल एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट में अपीयर होंगे। अब एमडी कैट की तैयारी तमाम स्टूडेंट्स ही करते हैं, लेकिन एमडी कैट की तैयारी की अगर आपकी डायरेक्शन ठीक हो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो, तो आप अपनी उस तैयारी की बिना पर अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, 5 ऐसी गलतियाँ आपको बताएंगे जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं। आप अगर उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी को भी मज़ीद स्ट्रेंथन कर लेंगे और इंशाल्लाह आपकी एमडी कैट वाले दिन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। हर साल जब स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट देकर आते हैं और अपना फीडबैक शेयर करते हैं तो उनके अंदर ये वाले पॉइंट्स मोस्टली हाईलाइटेड होते हैं कि वो किन किन एरियाज़ में लैकिंग कर रहे थे। तो आपको एडवांस में ये चीज़ें बता रहे हैं ताकि अभी चूँकि आपका एमडी कैट की प्रिपरेशन का सिलसिला चल रहा है तो आप लोग पहले से प्लानिंग कर लें, इन बातों से रिलेटेड आप लोग मुहतात रहें। और अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि आप लोग गलतियों से सीखें और उन लोगों की गलतियों से सीखें जिन्होंने आपसे पहले एंटी टेस्ट वगैरह दिए हैं, उनमें मिस्टेक्स हुई हैं। तो आपको अगर पता चल जाए कि वो लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते रहे हैं तो आप लोग उन्हें अवॉइड करें और ख़ुद मिस्टेक्स करके सीखने से बेहतर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लें। इस तरह इंशाल्लाह ये होगा कि आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और मोस्ट प्रॉब्ली आप अपनी पहली ही अटैम्प्ट में एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 आपके साथ इन तमाम मिस्टेक्स से रिलेटेड डिटेल में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एमडी कैट की घर बैठे बेहतरीन प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आपको एमडी कैट की प्रेपरेशन से रिलेटेड 18,000 से ज़्यादा MCQs का एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। मुख्तलिफ एंटी टेस्ट के 70 से ज़्यादा पास पेपर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा तमाम MCQs की डिटेल एक्सप्लेनेशन और आप रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस कर सकते हैं। और आप यहाँ एमडी कैट की ज़बरदस्त प्रेपरेशन के लिए इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। एमडी कैट के टेस्ट तक आप वेबसाइट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपये में। वेबसाइट के होम पेज से साइन अप करें, अपने नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी और कोई भी नया पासवर्ड सेट करके साइन अप करें। इसके बाद यहाँ प्रोमो कोड PAKEDU लिखें जिससे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में 800 रुपये की पेमेंट करें और यहाँ पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें जिसके आधे घंटे में आपको वेबसाइट पर एक्सेस दे दी जाएगी। तो इस ज़बरदस्त ऑफर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और सिर्फ 800 रुपये में 18,000 से ज़्यादा MCQs और 70 से ज़्यादा डिफरेंट एंटी टेस्ट के पास पेपर्स अवेल करें और एमडी कैट समेत तमाम मेडिकल एंटी टेस्ट की ज़बरदस्त तैयारी करें। फिर इसके बाद आपने जिन मिस्टेक से अवॉइड करना है उनमें सबसे पहली गलती जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं कि उन्हें अपने उस एंटी टेस्ट से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस नहीं होती है जिसमें वो अपीयर होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एमडी कैट देने जा रहे हैं तो एमडी कैट से रिलेटेड आपके पास ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। पीएमसी की तरफ से गाहे बगाहे नोटिफिकेशन सामने आते रहते हैं तो आपके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। इससे होगा ये कि आप हर छोटी छोटी बात के ऊपर परेशान नहीं होंगे। आप किसी भी र्यूमर से या जो स्टूडेंट्स की आपस में बातें चल रही होती हैं आप उनकी वजह से पैनिक नहीं होंगे, बल्कि आपके पास रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी और इससे डेफिनेटली आपके एक एतमाद में भी इजाफा होता है और आप किसी एक कन्फ्यूजन का शिकार नहीं रहेंगे। मतलब आपके पास एमडी कैट से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हो कि एमडी कैट का टेस्ट कब होने जा रहा है, एमडी कैट में अप्लाई कैसे करना है, फिर इसके अलावा एमडी कैट का टेस्ट फॉर्मेट, उसमें टोटल नंबर ऑफ MCQs कितने हैं, अवेलेबल टाइम कितना है, सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, यानी पर सब्जेक्ट के हिसाब से कितने MCQs आएंगे, सब्जेक्ट्स की वेटेजेस क्या है, मेरिट फार्मूला क्या होगा। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ही आपके हक में बेहतर होगा। फिर आपको एमडी कैट के सिलेबस से रिलेटेड पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना। इसके अलावा आपको आइडिया होना चाहिए कि एमडी कैट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि अब PMDC वाला मामला भी आ गया हुआ है और PMC की तरफ से भी रोज़ बरोज़ नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आपके पास होगी अपने उस रिलेटेड एंटी टेस्ट से रिलेटेड, ये चीज़ आपके एतमाद में इजाफे का बायस बनेगी और डेफिनेटली एक मेंटली तौर पर आप सेटिस्फाइड होंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे और आप अपना पूरा फोकस एमडी कैट की तैयारी के ऊपर करेंगे। फिर इसके अलावा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिशन कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ है और फिर ये कि सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास एक प्लान B ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रखें कि खुदा ना खास्ता आपकी अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती है, किसी वजह से आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हो पाता, तो फिर उसके बाद आप सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे। ये चीज़ें आपको साथ साथ डेफिनेटली वर्किंग करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस होती है, उसने प्लानिंग कर रखी होती है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट होती है। तो जब भी स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हों कि PMC का ये होने जा रहा है, एमडी कैट एंड दिस एंड दैट, तो आपकी जो अवेयरनेस है, आपके पास वो जो एक इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आप उस
डिस्कशन में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और बताएं कि असल इन्फॉर्मेशन ये है, ना कि सुनी सुनाई बातें। फिर इसके बाद दूसरी मिस्टेक जिससे आपने अवॉइड करना है वो ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ही पूरा ध्यान होता है, प्रेपरेशन के ऊपर सारा का सारा फोकस होता है, लेकिन वो अपने अंदर नेसेसरी स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं। और स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एमडी कैट को अटैम्प्ट करने के लिए, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि एक चीज़ जहन में रखें कि आप लोग ये सिर्फ एंटी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसका अगला पर्पज़ ये होता है कि आपने सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना होता है। तो आपने एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है कि एक अच्छे डॉक्टर के अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस सिलसिले में ये बात अंडरस्टैंड करें कि एक स्टूडेंट जब किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेता है तो वो तो 40-50 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से फ़ी पे करता है, उसका पूरा का पूरा एमबीबीएस तकरीबन 2-2.25 लाख में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट को एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट का तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आता है। तो बाकी की सारी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो वो क्यों एक ऐसे स्टूडेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे जो कि एक अच्छा डॉक्टर बनने का अहल ही नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपके अंदर वो मौजूद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है, वो कभी भी क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर नर्वस नहीं होता, उसको पता होता है कि पेशेंट को किस तरीके से डील करना है, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है, साथ ही साथ उसके अंदर एक अच्छा आईक्यू होता है। और यही वो रीजंस हैं कि पेशेंट्स अपनी जान का रिस्क लेते हुए टोटली रिलाई कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। अब ये जो क्वालिटीज़ हैं ये अभी आपके अंदर ज़ाहिर है फुली डेवलप्ड तो नहीं होती, लेकिन आपके अंदर फिर भी किसी ना किसी तौर पर ये होनी चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न कि एमडी कैट के अंदर ये क्वालिटीज़ जज की जाती हैं। एमडी कैट के अंदर आपकी स्पीड का एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है कि आप लोग एक लिमिटेड टाइम के अंदर इन लेंथी एमसीक्यूज़ को मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट कर पाते हैं या नहीं, आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। दैट्स वाई पिछले साल जो है वो पीएमसी की तरफ से एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी ऐड कर दिया गया, ये देखने के लिए कि जिस स्टूडेंट को आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का मौका दे रहे हैं तो क्या उसके अंदर एक अच्छा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी मौजूद है, उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी भी है या नहीं। तो इंसान ने जो बनना होता है वो वैसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करता है। आप अगर डॉक्टर बनने का ड्रीम रखते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके अंदर डॉक्टर्स जैसी सलाहियतें डेवलप होनी चाहिए। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें, क्योंकि इमेजिन करें कि अगर कोई 15-20 हज़ार की जॉब के लिए भी अगर किसी पर्सन को रखना हो तो बाकायदा उसका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, देखा जाता है कि क्या ये पर्सन उस जॉब के लिए सूटेबल भी है या नहीं। तो अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन देना है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीस का एक्सपेंडिचर करना है, सो दे नीड टू मेक श्योर कि आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद भी हैं या नहीं। अब इतने लाखों स्टूडेंट्स का इंटरव्यू तो कंडक्ट नहीं हो सकता, दैट्स वाई एक सिंगल एंट्री टेस्ट के अंदर उन तमाम क्वालिटीज़ की जजमेंट कर ली जाती है। और एंट्री टेस्ट की डेवलपमेंट इस तरीके से होती है कि स्टूडेंट्स के स्किल्स की, उनके कॉन्फिडेंस की, डिसीजन मेकिंग की, स्पीड और एनालिटिकल एबिलिटी और आईक्यू की टेस्टिंग हो जाती है। अदरवाइज तो मैट्रिक और एफएससी के नंबर इनफ थे। देखा जाता है कि भी कौन बच्चा है जिसने मैट्रिक और एफएससी में अच्छे नंबर लिए हैं, उसको उन्हीं की नंबरों की बुनियाद पर आगे एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन मैट्रिक और एफएससी का जो बोर्ड सिस्टम है उसमें सिर्फ मार्क्स ले लेने की बुनियाद पर आगे आपके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सकते। दैट्स वाई एंट्री टेस्ट को बीच में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वही आगे एडमिशन सिक्योर कर सकें। सो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ आपने सिलेबस तो पढ़ना ही है, तैयारी तो अच्छे तरीके से करनी ही है, लेकिन साथ साथ इन स्किल्स को भी डेवलप करें। क्योंकि हर साल ही जब एंट्री टेस्ट हो जाता है और उसके बाद जब स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं तो वो ये नहीं कहते कि सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी या फलां सब्जेक्ट वीक था। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहाँ पर लैकिंग होती है कि सर वो टेस्ट वाले दिन समझ नहीं आई क्या हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद या क्वेश्चन पेपर को देखकर बिल्कुल नर्वस हो गया, दिमाग से सारे कॉन्सेप्ट्स उड़ गए। तो ये चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करने के चक्करों में मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। कोई स्टूडेंट्स जो है वो अंडर स्पीडिंग करते हुए अपना एंट्री टेस्ट इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। ये जो मिस्टेक्स हैं जो हर साल स्टूडेंट्स करके आते हैं, इनको अगर आप अपने जहन में रखें तो ये वाली स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। फिर इसके बाद तीसरी और सबसे खतरनाक मिस्टेक जो तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ही करते हैं वो ये कि आप लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ये इतनी डेडली डिजीज़ है कि जो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर भी जा रही हो, आप ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन आपकी वो जो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होना चाहिए वो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप दूसरों की तरफ देखते हैं कि यार वो देखो कितने नंबर ले रहा है, उसकी तैयारी देखो कितनी अच्छी हो रही है। कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें।
कंपैरिजन आपका किसी के साथ बनता ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान का लर्निंग का लेवल डिफरेंट होता है। मुमकिन है कि आपको अभी लर्निंग में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक मरतबा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो वो उसके बाद आपको कभी भी ना भूलें। हर इंसान की अपनी अपनी रफ्तार होती है। फिर अगर आप अपना कंपैरिजन रिपीटर स्टूडेंट्स के साथ करेंगे तो फिर तो खत्म होगी कहानी आपकी, क्योंकि रिपीटर स्टूडेंट्स ने 1 साल लगाया हुआ होता है, वो किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा गो थ्रू करने के बाद उनके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार उसके नंबर कितने आ गए, देखो वो कितना अच्छा जा रहा है, उसकी कितनी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो ये चीज़ आपको अंदर से खत्म कर देगी। आपकी वो जो प्रोग्रेस हो भी रही है, जो आप ग्रो कर भी रहे हैं, तो उसका आपको हरगिज फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी टेंशन छोड़ के दूसरे की टेंशन लेके बैठे रहोगे कि यार वो क्यों आगे जा रहा है। आपका किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कंपटीशन हरगिज नहीं है। आपका अगर कंपटीशन दुनिया में किसी के साथ है ना, तो वो खुद के साथ है। अपनी प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस को आज की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें और फिर देखें कि क्या आप ग्रो कर रहे हैं या जहां कल मौजूद थे आज भी वहीं पर हैं। अगर आप रोज बरोज ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्पीड चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कामयाबी के करीब लेकर जाएगी। फिर कंपैरिजन करते हुए आप लोग अपनी वर्थ जो है वो उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो जाते हैं। आप इसी परेशानी में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सो कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें, कभी भी कंपैरिजन ना करें, सिर्फ खुद की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन आपने करना है। और ओवर थिंकिंग तो ये एक ऐसी बीमारी है जो सभी को लगी होती है। आप लोग हर टाइम ये सोचते रहते हैं कि अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है। सोचना है तो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। दैट्स वाई आपको कहा जाता है कि आप लोग प्लानिंग करें और प्लानिंग के साथ फिर अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना शुरू कर दें कि क्या आपने जो प्लान किया है उसके मुताबिक आपकी प्रोग्रेस जा रही है या नहीं। जब भी माइंड में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो फौरन से उसको झटक दें और कोई अच्छा ख्याल सामने लेकर आएँ। बार बार ये सोचते रहने के अगर दाखिला ना हुआ तो क्या होगा, एमडी कैट में अगर एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा, इससे बेहतर यह है कि आप ये सोचें कि अगर एडमिशन हो गया तो क्या होगा, अगर एमडी कैट में अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, दाखिला हो गया, तो फिर कैसे सेलिब्रेशन करनी है, कैसे आगे फर्दर अपने मामला को लेकर चलना है, मेडिकल कॉलेजेस में आपकी लाइफ कैसी होगी। तो अच्छा सोचेंगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। और अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं ये आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो खुद को बचाएं ऐसे थॉट से और कोशिश करें कि आप सिर्फ अपनी ही ज़ात में मगन रहें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखें और देखें कि क्या आप दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद अगली मिस्टेक जो तकरीबन 80% एमडी कैट के स्टूडेंट्स हर साल करते हैं वो ये कि वो सिर्फ एमडी कैट के ही होकर रह जाते हैं और किसी दूसरे एंटी टेस्ट में बिल्कुल भी अपीयर नहीं होते हैं। एमडी कैट के कंपैरिजन में बाकी एंटी टेस्ट नो डाउट लेस वैल्यूएबल हैं या उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने वो एंटी टेस्ट लाजमी देने होते हैं, क्योंकि इन एंटी टेस्ट की बिना पर आपने लर्निंग लेनी होती है, अपनी मिस्टेक से सीखना होता है। आमतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ 2 एंटी टेस्ट को ही फोकस करते हैं, एमडी कैट, और एमडी कैट के बाद अगला जो टेस्ट होता है वो नम्स। नो डाउट ये बड़े एंटी टेस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने एमडी कैट और नम्स में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो बाकी एंटी टेस्ट को सीडी बनाना है तो वो लाजमी उनमें अपीयर हुआ करें। मैं हर साल स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि जो आपके करीबी सिटीज़ में अगर कहीं भी कोई भी एंटी टेस्ट आपको नज़र आ रहा है तो उसमें लाजमी अपीयर हो जाया करें। आप उस एंटी टेस्ट की बेशक बिल्कुल भी तैयारी ना करें, आप फोकस एमडी कैट के प्रेपरेशन के ऊपर ही करें, लेकिन वो वाले एंटी टेस्ट लाजमी दें। अगर आप वो टेस्ट नहीं देते हैं और एमडी कैट का टेस्ट ही आपकी ज़िंदगी का पहला एंटी टेस्ट साबित होता है तो मुमकिन है कि आप पूरी तैयारी के बावजूद भी लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर होता है और आपने उस प्रेशर को डील कैसे करना है। डिफरेंट एंटी टेस्ट में अपीयर होकर आपने ग्रो करना है, सीखना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। फिर होगा ये कि अगर आपने किसी भी एंटी टेस्ट में कोई गलती की होगी तो वो आप गलती एमडी कैट में रिपीट नहीं करोगे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो क्लासरूम में बैठकर आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, घर बैठकर जो आप स्टडी करते हैं या खुद का टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, तो इसका हरगिज़ आप कंपैरिजन एग्जामिनेशन हॉल के साथ नहीं कर सकते। घर बैठे या क्लासरूम में बैठे हुए आप कभी भी वो वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर फील नहीं कर सकते जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर करोगे। तो बार बार एग्जामिनेशन हॉल का विजिट करें, एंटी टेस्ट दें और 5-6 एंटी टेस्ट देने के बाद जब आप एमडी कैट में या इवन नम्स में अपीयर होंगे तो इंशाल्लाह वो वाली आपकी रिफाइंड और बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। और यहाँ ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टोटली प्रेपरेशन है वो एमडी कैट की ही होनी चाहिए और उसी के ऊपर पूरा फोकस रखें। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा एंटी टेस्ट देने जा रहे हैं तो हरगिज़ उसकी अलग से तैयारी ना करें। बेशक अगर आप 1-2 दिन भी उस टेस्ट की तैयारी के ऊपर लगाते हैं तो वो आपकी एमडी कैट की जो तैयारी है उसकी वजह से अफेक्ट होगी। और हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट जो है वो बाकी एंटी टेस्ट के चक्करों में अपनी एमडी कैट की तैयारी से जो है वो अपना फोकस हटा दें। आपने टेस्ट देने ज़रूर हैं लेकिन उनकी अलग से तैयारी नहीं करनी। मेडिकल कैडेट का टेस्ट है वो होता है, बॉयज़ उसमें अपीयर हो सकते हैं। AFNS का टेस्ट है, गर्ल्स उसमें अपीयर हो सकती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, NTS का टेस्ट हर महीने होता है वो दे दें, इवन ECAT का टेस्ट दे दें। फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे NUST का टेस्ट होता है। इसके अलावा आप लोग PMAS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया तो उसका आप टेस्ट दे दें। जितने टेस्ट देंगे उतनी ही आप में इंप्रूवमेंट होगी, उतना ही आप लोग सीखेंगे और इवेंचुअली इसका
जिसका आपको बेनिफिट होगा एमडी कैट के दिन। इसके बाद आखिरी मिस्टेक जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स करते हैं वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हमेशा ये देखा गया है कि जब एमडी कैट का एक सेशन स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पर जब आप बोर्ड एग्जाम से फ्री होते हैं, तो शुरू के दिनों में आपकी मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। आप स्टडीज़ को पूरा टाइम देते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्टडी आवर्स इन्वेस्ट करते हैं अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन के अंदर। लेकिन जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करता जाता है तो एमडी कैट की तैयारी का जो सेकेंड और थर्ड मंथ होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और वो जो स्टडीज़ के साथ अटैचमेंट है वो डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे फिर एमडी कैट का दिन करीब आता जाता है तो उसके बाद फ़ौरन से आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन, आपकी वो जो एक एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाती है और आप ज़्यादा टाइम देते हैं स्टडीज़ को। ये जो बीच में 1-1.5 माह का टाइम होता है ना, जिसमें आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, आपने इससे बचना होता है, क्योंकि यही डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपको बाकी स्टूडेंट्स से ऊपर लेकर आएगा। ये चीज़ फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें अगेन एंड अगेन वो टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से पढ़े होते हैं। लेकिन आपको फिर भी अपनी जान के ऊपर जुल्म करते हुए समहाउ स्टडीज़ के साथ अटैच रहना होता है। आपने रोज़ का काम रोज़ करना होता है, या अगर आपने अपना कुछ स्टडी प्लान डेवलप किया हुआ है कि आपने रोज़ाना किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, तो वो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर लाजमी अपना टारगेट मीट करना होता है। ये कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर जाते हैं, ये जो दरमियान वाला 1-1.5-2 माह वाला फेज़ होता है ना, इसमें आपने हरगिज़ अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे नहीं आने देना होता। और इस सिलसिले में रोज़ाना किसी बैरूनी मोटिवेशन के इंतज़ार में ना रहा करें। ये ना सोचा करें कि आज मूड है या नहीं है, आज एक अंदर से पढ़ाई करने की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आपकी एक रूटीन डेवलप होनी चाहिए, और जब आप एक रूटीन में ढल जाते हैं ना, तो फिर आपको परवाह नहीं होती कि आज मौसम कैसा है, आज बारिश हो रही है या नहीं हो रही, आज दिल कर रहा है पढ़ाई करने का ये नहीं कर रहा। तो वो रूटीन में आप जब आ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये अगर आप कोई सेशन ले रहे हैं एमडी कैट की तैयारी का, तो वो आपने क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद घर आकर आपने सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपकी रूटीन डेवलप हुई होगी तो इसकी बिना पर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे नहीं आएगा। और फिर रोज़ाना का थोड़ा थोड़ा जो आप मटेरियल तैयार करते जाते हैं, आपकी तैयारी जो है वो बिल्डअप होती रहती है। ये चीज़ इवेंचुअली फिर आपको एमडी कैट वाले दिन तक एक एतमाद आप में डेवलप करेगी और आप अपनी बेस्ट प्रेपरेशन के साथ एमडी कैट देंगे। क्योंकि अगर आपने बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है तो फिर आप एक दिन की भी खुद को रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गेम है, एक बहुत बड़ा मरहला है। और इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन ले लेता है तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपने पिछले 3-4 माह में वो जो मेहनत की हुई होती है और आपने अपने आराम का, अपनी नींद का और अपने एंटरटेनमेंट का सेक्रीफाइस किया होता है ना, तो उसका आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाता है जब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज के दौर में अगर कोई स्टूडेंट अपनी पहली या इवन दूसरी अटैम्प्ट में भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लेता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। तो इस चक्कर से बाहर निकलें, बार बार आपने रिपीट नहीं करना, आपने एडमिशन सिक्योर करके अब अगले मरहले में दाखिल हो जाना है। और अगर आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में आपने कभी ख्वाब देखा था, जो आपने कभी प्लान किया था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है, जितना सेक्रीफाइस हो सकता है, जितनी आप एफर्ट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ उतनी ही कम है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपना 100% दें, और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप कामयाब होंगे तो आपको अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होगा। और ये चीज़ इनमें रखें कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके बाद फिर जब आप कामयाब होते हैं ना, तो आपको अपनी अचीवमेंट का मज़ा भी आता है। फिर आप अपनी जब सक्सेस स्टोरी किसी के साथ शेयर करेंगे ना, तो आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो अपनी तरफ से पूरी जान मार दें। अगर इस साल सितंबर में ही एंट्री टेस्ट होते हैं तो तकरीबन आपके पास 2 माह का टाइम अवेलेबल है। इस 2 माह में सारी कसर निकाल दें और इसमें कोशिश करें कि बिल्कुल भी एक दिन भी आपने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी मेहनत जो है वो 100% होनी चाहिए। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनतों का सिला दे।